हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, तो इस चैप्टर में हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के काम क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा भी हम कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। तो चलिए चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है। तो किसी भी डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी डेमोक्रेसी की बात होती है तो पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले नजर आती है। अगर हम अपनी कंट्री के रिमोट एरियाज में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ के लोग भले ही कम पढ़े लिखे हो, भले ही वो कुछ भी नहीं जानते हो, ना ही वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हो और ना ही वो हमारी गवर्नमेंट के नेचर के बारे में जानते हो, पर एक चीज़ वो बहुत अच्छे से जानते होंगे जो कि है पॉलिटिकल पार्टी। उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। ज़्यादा नहीं तो उन्हें दो नाम तो पता ही होंगे, बीजेपी और कांग्रेस। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी डेमोक्रेसी में। और जहाँ तक कि हमारी डेमोक्रेसी में एंड पॉलिटिकल लाइफ में कुछ भी गलत होता है तो उसमें लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ही जिम्मेदार मानते हैं। तो यहाँ तक हमें ये तो पता चल गया कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में मोस्ट विजिबल मतलब बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन हम सबके दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, आखिर हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है। तो इसका आंसर हम डिटेल से आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम पहले ये जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और उनके काम क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है। तो अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। मतलब पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि इलेक्शन लड़ता है और गवर्नमेंट में पावर हासिल करने के लिए काम करता है। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी जनता को ध्यान में रखकर अपने प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाती है और इन्हीं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स की मदद से जनता को समझाने का प्रयास करती है कि हमारी पॉलिसीज दूसरों के कंपैरिजन में अच्छी है, और इस तरीके से अपनी पॉलिसीज को दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट करती है ताकि उन्हें इलेक्शन जीतने के लिए पॉपुलर सपोर्ट मिल सके। आया समझ में। तो इस तरीके से जब पार्टीज लोगों को अट्रैक्ट करती हैं तो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। कैसे? जैसे मान लो 3 पार्टी हैं तो जो लोग होंगे वो भी 3 हिस्सों में बट जाएंगे। कुछ इन्हें पसंद करेंगे, कुछ इन्हें पसंद करेंगे, कुछ इन्हें पसंद करेंगे। तो क्या देखने को मिलेगा? डिवीजन देखने को मिलेगा सोसाइटी में। तो कहने का मतलब ये है पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी, और इसी वजह से हमें पार्टीशनशिप भी देखने को मिलती है। मतलब इसे हम सिंपल भाषा में पक्षपात भी कह सकते हैं। मतलब लोग पार्टी को लेकर और पार्टी के प्रति इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उन्हें अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता, उन्हें केवल पार्टी दिखती है। जैसे कि ये लोग अगर इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हर हालत में इसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो जो पार्टी होती है वो जब पावर में आती है तो वो इन्हीं लोगों के ऊपर ध्यान ज़्यादा देने लगती है, बाकियों पर कम ध्यान देती है, यानी कि पक्षपात करने लगती है। तो इसी को बोला जाता है पार्टीशनशिप। अब दोस्तों, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब पार्टी 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। पहले होते हैं लीडर्स जो कि टॉप पोजीशन पर होते हैं, जो कि लीड करते हैं। दूसरे होते हैं एक्टिव मेंबर्स जो कि पार्टी के मेंबर होते हैं, जो कि पार्टी में काम करते हैं। तीसरे होते हैं फॉलोअर्स जो कि फॉलो करते हैं, जैसे कि हम सब, यानी कि नॉर्मल सिटीजन। फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा होते हैं, एक्टिव मेंबर्स कम होते हैं और लीडर्स सबसे कम होते हैं जो टॉप पावर को होल्ड करते हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के काम क्या होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। जैसे कि पहला फंक्शन है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। मतलब पार्टीज इलेक्शन लड़ती है, जिसके लिए अलग अलग पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा करती है इलेक्शन के लिए। हमारी इंडिया में जो पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं वो इन कैंडिडेट्स को पिक करते हैं और फिर ये सारे कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरा फंक्शन है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर चूज फॉर देम। मतलब जो पार्टीज होती हैं वो अपनी अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को जनता के सामने रखती हैं ताकि जनता को जिस भी पार्टी की पॉलिसीज या प्रोग्राम्स पसंद आए
वो अपने हिसाब से उस पार्टी को चुन सके। अब जो ये पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं वो पार्टीज के द्वारा इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो सोसाइटी के लार्ज वेराइटीज ऑफ व्यूज को हैंडल कर सके। मतलब जो इतने सारे जो लोग होते हैं उन सभी के व्यूज को शामिल किया जाए, जिसके लिए पार्टीज क्या करती हैं, जो वास्ट नंबर ऑफ ओपिनियंस होते हैं उन्हें रिड्यूस करके उन्हें फ्यू बेसिक पोजीशंस में लिखते हैं। मतलब कम शब्दों में ऐसी बातें लिखते हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट किया जा सके, और इन्हीं बातों को जनता के सामने लाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स उनसे रिलेट कर पाए और उन्हें पॉपुलर सपोर्ट मिल सके इलेक्शन के लिए। आए समझ? तो इसमें हम 2 सब पॉइंट्स लिख सकते हैं कि पार्टीज डिजाइन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन सच मैनर that they can handle a large varieties of views. For this, a party reduces a vast multitudes of opinions into a few positions which it supports. आया समझ में? तीसरा फंक्शन है पार्टीज प्ले डेसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। मतलब पार्टी डेसिसिव रोल प्ले करती है कंट्री के लॉज मेकिंग में। कैसे? हमें पता है जो लेजिस्लेचर होती है यानी कि पार्लियामेंट होती है, उसमें ज़्यादातर अलग अलग पार्टीज के जीते हुए मेंबर्स बैठते हैं। तो जब भी कोई लॉ पास होता है तो अलग अलग पार्टीज के मेंबर्स के बीच में बहुत सारा डिबेट और डिस्कशन होता है, तब जाके लॉ पास होता है। अब चूंकि जो पार्टी इलेक्शन जीती है उनके मेंबर ज़्यादा होंगे, मतलब जीती हुई पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा होंगे, तो पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स जैसा निर्देश देते हैं उसी के हिसाब से मेंबर्स भी डिसीजन लेते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पार्टीज डेसिसिव रोल प्ले करती हैं लॉज मेकिंग में। फोर्थ फंक्शन है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। मतलब पार्टी सरकार बनाती है और सरकार चलाती भी है। कैसे? पार्टीज लीडर्स को रिक्रूट करती है, उन्हें ट्रेन करती है और उनको फिर मिनिस्टर्स बनाती है ताकि वे पार्टी के विचारों के हिसाब से जनता के लिए काम कर सके। मतलब सिंपली जो जीती हुई पार्टी होती है वो अपने लीडर्स को मिनिस्टर्स बनाती है गवर्नमेंट चलाने के लिए। आया समझ में? फिफ्थ फंक्शन है दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। मतलब जो पार्टीज इलेक्शन हार जाती हैं वो पार्टीज अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। किसके अगेंस्ट में? जो जीती हुई पार्टी होती है उसके अगेंस्ट में। कैसे? समझाता हूँ। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर 3 पार्टी हैं जो कि इलेक्शन लड़ रही हैं। मान लो ये पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो बाकी की जो 2 हारी हुई पार्टीज हैं वो अब अपोजिशन का काम करेंगी रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। जैसे जब गवर्नमेंट फेलियर्स करती है या जो गलत पॉलिसीज बनाती है उनके ऊपर आवाज उठाती है और क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट को उनके इस स्टेप के लिए। कुल मिलाकर हारी हुई पार्टीज अपोजिशन का काम करती है। ठीक है। 6th फंक्शन है पार्टी से पब्लिक ओपिनियन। मतलब जो पार्टीज होती हैं वो पब्लिक ओपिनियन को शेप देती हैं। कैसे? जैसे जो अलग अलग इश्यूज होते हैं सोसाइटी के उन्हें ऊपर उठाती है, उन्हें बेसिकली हाईलाइट करती है। अलग अलग पार्टीज जो होती हैं उनके मेंबर देश भर में फैले हुए होते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से आए हुए लोगों के ग्रुप उनसे जुड़े हुए होते हैं जो कि पार्टी के लिए काम करते हैं। कई बार पार्टीज लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करती हैं। मतलब पार्टीज लोगों के बिहाफ में आंदोलन भी करती हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो पार्टीज राय देती हैं वैसे ही सोसाइटी के ओपिनियंस भी बनने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन। मतलब पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं। आया समझ में? 7th और लास्ट फंक्शन है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। मतलब पार्टीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले कामों को, अलग अलग स्कीमों को जनता तक पहुंचाती हैं ताकि लोगों को ये पता चल सके कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट है वो हमारे लिए काम कर रही है, ताकि उन्हें अगली बार फिर से इलेक्शन की आखिर पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है। तो अगर हमें ये जानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है तो उसके लिए हम ये इमेजिन करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के हमारी डेमोक्रेसी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, और इससे हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत भी समझ आ जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब ऐसा क्यों है कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। चलिए समझते हैं। इसे समझने के लिए हम एक सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं। फिलहाल के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। अब चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो इससे होगा क्या कि एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। मतलब जितने भी कैंडिडेट होंगे वो इलेक्शन इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे।
क्योंकि पार्टीज होंगी नहीं, इसलिए हर एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा। और जब कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा तो वो बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले पाएगा और ना ही वो मेजर पॉलिसी चेंजेस के बारे में प्रोमिसेस कर पाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि वो एक देश की छोटी सी कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर आया है, तो ऐसे में ये जरूरी तो नहीं कि जैसा वो सोचता है देश के बारे में वैसा ही बाकी कंस्टिट्यूएंसी के जीते हुए लोग सोचते होंगे, बल्कि सबका सोचना अलग अलग होगा। और वो बड़े बड़े डिसीजन इसलिए भी नहीं ले पाएगा क्योंकि वो केवल अपनी कंस्टिट्यूएंसी तक ही सीमित रहेगा। चलो फिलहाल के लिए ये भी मान लेते हैं कि सबने मिलजुल कर गवर्नमेंट फॉर्म कर ली और मिनिस्टर्स बना दिए, पर इस बात की क्या गारंटी है कि गवर्नमेंट सही से चलती रहेगी? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होंगे तो वो बार बार अपना सपोर्ट खींचेंगे और बार बार सपोर्ट देंगे किसी और को। तो ऐसे में गवर्नमेंट में अनसर्टेनिटी रहेगी, मतलब बार बार मिनिस्टर्स बदलते रहेंगे, क्योंकि कैंडिडेट इंडिपेंडेंट रहेंगे तो वो अपनी मर्जी के मालिक रहेंगे। और क्या देखने को मिलेगा? और ये देखने को मिलेगा कि जो भी कैंडिडेट होगा वो सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेगा, बाकी पूरे देश को कैसे चलाना है इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। क्योंकि पार्टी नहीं होगी तो वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, इसलिए वो केवल जिस कंस्टिट्यूएंसी से जीते हैं उसी के बारे में सोचेंगे। आया समझ में? तो ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के हमारी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में सारे इलेक्शन पार्टी बेस्ड ही होते हैं, मतलब पार्टी के साथ ही होते हैं, बल्कि जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो नॉन पार्टी बेस्ड होते हैं। मतलब पंचायत के इलेक्शन में पार्टी कैंडिडेट्स को खड़ा नहीं करती, बल्कि पंचायत के इलेक्शन में कैंडिडेट इंडिपेंडेंट ही खड़े होते हैं। लेकिन पंचायती इलेक्शन में पार्टीज की जरूरत वैसे ही महसूस नहीं होती, क्योंकि उन्हें उस छोटे से एरिया में ही काम करना होता है और एक छोटे एरिया के लोगों के लिए ही काम करना होता है। तो ऐसे में यहाँ पार्टीज की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन बाकी इलेक्शंस में जिनमें बड़े लेवल पर डिसीजन लेने पड़ते हैं उनमें पार्टीज की जरूरत होती है। इसका एक रीजन ये भी है कि द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब ऐसी डेमोक्रेसी का इमरजेंस हुआ है जिसमें अपने मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके उनके लिए डिसीजन लेगा। तो इस तरीके की जब डेमोक्रेसी इमर्ज हुई तो पॉलिटिकल पार्टीज की भी जरूरत पैदा हुई, उनका भी राइज हुआ। कैसे? चलो समझाता हूँ। जैसे हमारा जो देश है वो एक बहुत बड़ा देश है। हमारी सोसाइटी इतनी बड़ी हो गई है और इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है जिसे संभालना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में हमें एक ऐसी एजेंसी की जरूरत है या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है जो इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को संभालने में मदद करे। तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का राइज होता है। पॉलिटिकल पार्टीज वो सारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होती हैं जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चाहिए होती हैं। जैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग व्यूज और अलग अलग इश्यूज को गैदर करती है और गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करती है। साथ में एक पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को साथ में लाने का काम करती है ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म हो सके। और तो और पार्टी एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से पार्टी सपोर्ट कर सकती है, रिस्ट्रेन कर सकती है गवर्नमेंट को, पॉलिसीज बना सकती है, जस्टिफाई और अपोज कर सकती है गवर्नमेंट को। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी ही कर सकती है। तो यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं दैट पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। मतलब पार्टी की बात करें तो हमारी डेमोक्रेसी में लोगों का कोई भी ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है। मतलब एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए हमारे देश में 750 से भी ज्यादा पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। अब आप लोग कहोगे कि इलेक्शन के टाइम पर तो हमें केवल गिनी चुनी पार्टी ही देखने को मिलती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर पार्टी सीरियस कंटेंडर के रूप में इलेक्शन में नहीं उभर पाती। मतलब बड़ी पार्टीज के कंपैरिजन में उस हिसाब का कंपटीशन नहीं दे पाती। कुछ ही पार्टीज होती हैं जो कि इफेक्टिवली रेस लड़ती हैं इलेक्शन में और गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। अब क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि पार्टीज होनी कितनी चाहिए। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पार्टी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज में किस किस तरह के पार्टी सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज में 3 तरह के पार्टी सिस्टम देखने को मिलते हैं। पहला है वन पार्टी सिस्टम, दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम, तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। सबसे पहले हम वन पार्टी सिस्टम देखते हैं। तो जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एक ही पार्टी को अलाउ किया जाता है गवर्नमेंट को कंट्रोल और रन करने के लिए। वन पार्टी सिस्टम का एग्जांपल है चाइना। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, मतलब एक ही पार्टी है जो कि है कम्युनिस्ट पार्टी। केवल यही पार्टी चाइना में गवर्नमेंट फॉर्म करती है।
तो अब आप खुद सोचो कि क्या हम इस वन पार्टी सिस्टम को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हर एक इंडिविजुअल के पास चॉइस होनी चाहिए और फ्री कंपटीशन होना चाहिए पावर को पाने के लिए। पर हमें चाइना के केस में ये सब देखने को नहीं मिलता क्योंकि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, तो कंपटीशन तो है ही नहीं। तो हम वन पार्टी सिस्टम को एक गुड ऑप्शन कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। सेकंड हम पढ़ते हैं टू पार्टी सिस्टम के बारे में। तो टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, जो पावर होती है वो यूजुअली चेंज होती रहती है दो मेन पार्टीज के बीच में। अब ऐसा नहीं है कि इसमें केवल दो ही पार्टीज होती हैं, बल्कि सेवरल अदर पार्टीज भी एग्जिस्ट कर सकती हैं और वो भी इलेक्शन लड़ सकती हैं और लेजिस्लेचर में कुछ सीट्स भी हासिल कर सकती हैं। पर मेन दो ही पार्टीज होती हैं जिनकी गवर्नमेंट बनती है। तो टू पार्टी सिस्टम के बढ़िया एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, अब ये बात बताओ कि टू पार्टी सिस्टम डेमोक्रेटिक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास चॉइस है और पावर के लिए कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम टू पार्टी सिस्टम को डेमोक्रेटिक कंसीडर कर सकते हैं। आए समझ में? थर्ड हम पढ़ते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? इफ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर। मतलब अगर कई सारी पार्टीज पावर में आने के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं और दो से ज्यादा पार्टीज को पावर में आने का रीजनेबल चांस हो तो उसे हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। सिंपली दो से ज्यादा पार्टीज को गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका मिले उसे हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम हमें हमारी इंडिया में देखने को मिलता है। वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। इस तरह की सिस्टम में कोलिजन गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है। कई सारी अलग अलग पार्टीज मिलजुल कर अलायंस बना लेती हैं पावर को हासिल करने के लिए। जैसे कि 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए 3 अलायंस बनाए गए थे, एनडीए, यूपीए और लेफ्ट फ्रंट। ऐसे जो अभी 2024 के इलेक्शन हुए हैं उसमें 2 मेन अलायंस बनाए गए थे, एक एनडीए अलायंस था और एक ऑल इंडिया अलायंस था। आए समझ में? अब दोस्तों ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो बहुत मैसी दिखाई देता है और ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट करता है। आप खुद सोचो ना कि इतनी सारी पार्टीज हैं तो सिस्टम थोड़ा मैसी सा तो दिखाई देगा ही। तो अभी तक हमने 3 तरह के पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो उससे हमें पता चला कि कई सारी कंट्रीज वन पार्टी सिस्टम फॉलो करती हैं, कई सारी कंट्रीज टू पार्टी सिस्टम फॉलो करती हैं और कई सारी कंट्रीज मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करती हैं। पर दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर हम अभी तक जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, उसका आंसर तो अभी तक हमें मिला ही नहीं। अभी भी आप यही सोच रहे होंगे कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि ये क्वेश्चन ही अच्छा नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसके पीछे मैं कुछ रीजन देता हूँ। जैसे कि पार्टी सिस्टम जो होता है उसे कोई कंट्री चूज नहीं करती कि मुझे इतनी पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, बल्कि पार्टी सिस्टम तो समय के साथ साथ इवॉल्व होता है सोसाइटी की नेचर के बेसिस पर, सोशल एंड रीजनल डिविजन्स के बेसिस पर, पॉलिटिक्स की हिस्ट्री के बेसिस पर, इलेक्शन सिस्टम के बेसिस पर। इन सब बेसिस की वजह से कंट्री में पार्टी सिस्टम इवॉल्व होता है कि कंट्री की ज़रूरतों के हिसाब से उनकी कंट्री के लिए कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट रहेगा। और ये धीरे धीरे होता है क्योंकि कंट्री की कंडीशन अलग अलग होती है। इसलिए हर एक कंट्री में पार्टी सिस्टम इस बेसिस पर डेवलप होता है कि उस कंट्री की कंडीशन कैसी है और उसके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। इसी आधार पर डिसाइड होता है कि उस कंट्री में वन पार्टी सिस्टम होगा या टू पार्टी सिस्टम होगा या मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया में हमें मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब बहुत पार्टियां देखने को मिलती हैं। ऐसा हमारे देश में इसलिए है क्योंकि हमारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, हमारे देश में इतनी ज़्यादा सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है कि 2-3 पार्टीज के होने से तो काम ही नहीं चलेगा। इसलिए हमें हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंट्री में कितनी पार्टी होनी चाहिए ये उस कंट्री के सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। जैसे चाइना के लिए वन पार्टी सिस्टम बढ़िया है, हमारे लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये नेशनल पार्टीज होती क्या है। तो नेशनल पार्टीज आर कंट्री वाइड पार्टीज, दूज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। मतलब नेशनल पार्टीज कंट्री वाइड पार्टीज होती हैं, मतलब ऐसी पार्टी होती हैं जो कि पूरे देश में फैली रहती हैं और इनकी कई सारी यूनिट्स होती हैं अलग अलग स्टेट्स में जो कि वही सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और स्ट्रेटजीज को फॉलो करती हैं जो कि नेशनल पार्टीज के द्वारा तय की गई होती हैं। सिंपली नेशनल पार्टीज देश की बड़ी पार्टीज होती हैं जिनका वर्चस्व पूरे देश में फैला रहता है। आया समझ में?
हमारे देश में हर एक पार्टी को इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और जो इलेक्शन कमीशन होता है वो सभी पार्टी को इक्वली ट्रीट करता है। पर जो देश की बड़ी बड़ी और स्टेब्लिश्ड पार्टी होती हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। जैसे कि इन पार्टीज को एक यूनिक सिंबल दिया जाता है जिन्हें केवल उनकी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट ही यूज कर सकते हैं इलेक्शन सिंबल के रूप में। तो इस तरह के प्रिविलेजेस और जो स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं जिन पार्टीज को, उन्हें रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी बोला जाता है। तो जितनी भी नेशनल पार्टीज होती हैं वो सारी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती हैं। तो अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि नेशनल पार्टीज क्या होती हैं और उन्हें अलग से इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी है कि नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक डिटेल्ड क्राइटेरिया बनाया है जिसकी मदद से हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई पार्टी कितने % वोट और सीट जीतकर नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर सकती है। तो वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया है कि अगर कोई पार्टी टोटल वोट्स में से एटलीस्ट 6% वोट ले आती है लोकसभा इलेक्शन में, या फिर कोई पार्टी 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट ले आती है और साथ में कम से कम 4 सीट जीत जाती है लोकसभा में, तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। मतलब ये क्राइटेरिया जो भी पार्टी हासिल कर लेती है उसे हम नेशनल पार्टी कहते हैं। आया समझ में? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन 2023 में हमारे देश में 6 नेशनल पार्टीज को रिकॉग्नाइज किया गया है और वो पार्टीज हैं आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। ये सारी पार्टीज नेशनल पार्टीज हैं। चलो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, यानी कि आपके बारे में। तो आम आदमी पार्टी की शुरुआत पता है कैसे हुई थी? 2011 में जो एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया गया था उसी के बिहाफ पर बाद में 26 नवंबर 2012 में इस पार्टी को फॉर्म किया गया था। इस पार्टी के आइडियाज ये थे कि ये सरकार में अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी और एक अच्छा गवर्नेंस सिस्टम देखने को मिलेगा, मतलब एक अच्छा शासन देखने को मिलेगा। तो ये इस पार्टी के विचार थे। तो ये पार्टी अपने फॉर्मेशन के 1 साल बाद ही दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और तो ये पार्टी 2022 गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में थर्ड फ्रंट के रूप में उभरती है गुजरात की पॉलिटिक्स में। आज के समय में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म की है और साथ में दिल्ली में भी गवर्नमेंट फॉर्म की है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इस पार्टी ने लोकसभा में एक सीट भी हासिल की थी। नेक्स्ट नेशनल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी फॉर्म की गई थी 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। मतलब काशीराम जो थे उनकी लीडरशिप में इस पार्टी की शुरुआत हुई थी। बहुजन समाज पार्टी मुख्य रूप से बहुजन समाज के लोगों के लिए बनाई गई थी, जिनमें दलित, आदिवासी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग आते हैं। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए और उनके लिए पावर सिक्योर करने के लिए इस पार्टी को बनाया गया था। ये पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, प्रिय रामा स्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महान लोगों से इंस्पिरेशन लेती है, जिन्होंने वीकर सेक्शन के लोगों के लिए कई सारे कदम उठाए थे। इस पार्टी का सबसे ज्यादा प्रेजेंस उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, साथ में कई सारे अदर स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, इन राज्यों में भी इस पार्टी का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस देखने को मिलता है, यानी कि ठीक ठाक प्रेजेंस देखने को मिलता है। 2019 के जनरल इलेक्शन में इस पार्टी ने लगभग 3.63% वोट्स हासिल किए थे और 10 सीट्स हासिल की थी लोकसभा में। अब हम अगली नेशनल पार्टी के बारे में समझते हैं, जो कि है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी। आई नो आप लोग इस पार्टी के नाम से काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो क्या हुआ था, 1951 में एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, जिसे शुरू किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। तो ये जो पार्टी थी उसे ही बाद में जाकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। तो हम ये लिखेंगे, बीजेपी फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द ईस्ट वाइल भारतीय जनसंघ फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। तो ये जो पार्टी है वो हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया के रूप में देखना चाहती है, जिसके लिए वो इंस्पिरेशन लेती है इंडिया के एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज की, और साथ में दीनदयाल जी के आइडियाज की, जैसे कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, मतलब सबके प्रति भाईचारे की भावना करना, और अंत्योदय, मतलब ये इंश्योर करना कि सोसाइटी के हर एक आखिरी व्यक्ति का राइज होगा और डेवलपमेंट होगा।
भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती है कल्चरल नेशनलिज्म को, यानी कि हिंदुत्व की भावना को, जो कि बीजेपी का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ये पार्टी फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहती है जम्मू कश्मीर का इंडिया के साथ। ये पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, मतलब जितने भी अलग अलग रिलीजन के लोग हैं उनके लिए लॉज सेम होंगे, मतलब धर्म के आधार पर जो अलग अलग लोगों को एडवांटेजेस मिलते हैं उनका सेम करना चाहती है। और साथ में बीजेपी पार्टी ये भी चाहती है कि जो ये फोर्स रिलीजन कन्वर्जेंस होते हैं, मतलब फोर्स करके जो धर्म बदलवाए जाते हैं, उन पर बैन लगना चाहिए। शुरुआत में इस पार्टी का सपोर्ट बेस इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन 1990 से इसका सपोर्ट बेस बढ़ने लगा था, जिसके चलते 1998 में ये पार्टी पहली बार पावर में आई थी एनडीए अलायंस के रूप में, जिसमें बीजेपी पार्टी मेन पार्टी थी। और 2019 में तो ये पार्टी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होती है, क्योंकि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये पार्टी 303 सीट्स लेकर आई थी। आज के समय में सेंटर पर एनडीए गवर्नमेंट रूल कर रही है, जिसमें मेजर पार्टी बीजेपी है। नेक्स्ट नेशनल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी कि CPIM। ये पार्टी फाउंड हुई थी 1964 में। ये पार्टी बिलीव करती है मार्क्सिज्म लेनिज्म की आइडियोलॉजी पर, मतलब ये पार्टी सपोर्ट करती है सोशलिज्म को, सेकुलरिज्म को और डेमोक्रेसी को, और ये अपोज करती है इंपीरियलिज्म को और कम्युनलिज्म की भावना को। ये पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पर विश्वास रखती है, और ये भी मानती है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे तभी इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देखने को मिलेगा। इस पार्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में, खास करके जो पुअर फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं और जो इंटेलिजेंसिया हैं, मतलब जो होशियार लोग हैं, उनमें इस पार्टी की अच्छी पकड़ देखने को मिलती है। ये पार्टी वेस्ट बंगाल में बिना ब्रेक के लगातार 34 साल तक पावर में रही थी, और 2019 लोकसभा इलेक्शन में इस पार्टी ने 1.75% वोट्स हासिल किए थे और 3 सीट्स भी हासिल की थी। नेक्स्ट नेशनल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि INC। इसे हम प्यार से शॉर्ट में कांग्रेस बोलते हैं, और इसी नाम से ये पार्टी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। ये पार्टी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज में से एक है। इस पार्टी की शुरुआत 1885 में हुई थी। ये पार्टी कई सारे स्प्लिट से गुजरी है, मतलब इस पार्टी से निकलकर कई सारी नई पार्टीज भी बनी हैं। आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर्स में से एक है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, चाहे वो नेशनल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो। हर इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी एक डोमिनेंट प्लेयर का रोल अदा करती है। इस पार्टी ने अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इंडिया को एक मॉडर्न, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया है। 1977 तक इंडिया में कांग्रेस गवर्नमेंट रही, और उसके बाद 1980 से लेकर 1989 तक भी कांग्रेस गवर्नमेंट रही। लेकिन 1989 के बाद से इंडिया में इस पार्टी का सपोर्ट थोड़ा गिरने लगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये पार्टी अभी तक देश में एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में बनी हुई है। ये पार्टी सेकुलरिज्म में विश्वास रखती है और सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस हैं और माइनॉरिटीज हैं उनके लिए काम करना ज़रूरी समझती है। ये पार्टी 2004 से 2019 तक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए का हिस्सा रही है। इस पार्टी ने 2019 लोकसभा इलेक्शन में 19.5% वोट हासिल किए थे, साथ में लोकसभा में 52 सीट्स भी हासिल की थी। लास्ट नेशनल पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, यानी कि NPP। इस पार्टी को फॉर्म किया गया था जुलाई 2013 में अंडर द लीडरशिप ऑफ PS संगमा। तो NPP ऐसी पहली पॉलिटिकल पार्टी है नॉर्थ इंडिया की जिसने पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल किया है। ये पार्टी बिलीव करती है कंट्री की डाइवर्सिटी के ऊपर, और ये मानती है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डेवलपमेंटल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं जिन पर काम किया जा सकता है। इस पार्टी की कोर फिलॉसफी है, ये पार्टी चाहती है कि हर एक सिटीजन को एजुकेशन मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके साथ साथ जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के उन सबका एम्पावरमेंट हो। इस पार्टी ने मेघालय में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की है, और साथ में इसका प्रेजेंस कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी देखने को मिलता है। 2019 लोकसभा इलेक्शन में NPP ने एक सीट हासिल की थी। तो अभी हमने ये जो 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा, उन्हें छोड़कर मोस्ट ऑफ द जितनी भी मेजर पार्टीज हैं हमारी कंट्री में, उन्हें इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेट पार्टीज का दर्जा दिया गया है। इन स्टेट पार्टीज को आमतौर पर रीजनल पार्टीज ही बोलते हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन पार्टीज को अगर रीजनल पार्टी बोला जाता है तो ये सारी की सारी पार्टी रीजनल ही होती हैं, ऐसा नहीं है। और ना ही हम ऐसा कह सकते हैं कि इन पार्टीज की आइडियोलॉजी और आउटलुक्स एक छोटे से रीजन तक ही सीमित रहते हैं, बल्कि कुछ पार्टीज ऐसी भी होती हैं
जिन्हें बोलते रीजनल पार्टी है, पर वो होती ऑल इंडिया पार्टी है। मतलब उनकी विचारधाराएं पूरे देश के हिसाब से होती हैं, बस इन्हें रीजनल पार्टी की लिस्ट में इसलिए रख दिया जाता है क्योंकि ये उतना सपोर्ट हासिल नहीं कर पाती हैं। ये केवल कुछ ही स्टेट्स में ही सक्सेस हासिल कर पाती हैं। फॉर एग्जांपल पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तो ये है तो नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, पर चूंकि इन्हें सपोर्ट इतना नहीं मिला कि ये नेशनल पार्टी का कट ऑफ क्रॉस कर पाए, इसलिए इन्हें रीजनल पार्टी में रखा गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया क्या नेशनल पार्टीज के अलावा जितनी भी पार्टीज होती हैं वो सारी की सारी रीजनल पार्टीज होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पार्टीज के लिए क्राइटेरिया सेट किया था, ठीक उसी प्रकार से कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी होगी, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी नहीं होगी, ये जानने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने क्राइटेरिया सेट किया है। तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से कोई भी पार्टी अगर कम से कम 6% वोट हासिल कर लेती है स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में और साथ में 2 सीट्स भी हासिल कर लेती है, तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाता है। मतलब उसे स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस मैप को देख सकते हो, इसमें हमारी इंडिया की अलग अलग रीजनल पार्टीज हैं। ये 2018 का मैप है, इसलिए हो सकता है इसमें आपको कुछ पार्टी नेशनल पार्टीज भी दिख सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय पर ये रीजनल पार्टीज ही थी। एनसीईआरटी में यही मैप दिया है, लेटेस्ट मैप अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए हमें इसी को देखना है। अब दोस्तों, जो ये रीजनल पार्टीज हैं वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या रोल प्ले करती है? जैसे अगर कोई नेशनल पार्टी लोकसभा इलेक्शन में क्लियर मेजॉरिटी नहीं ला पाती है या विनिंग कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाती है, तो वो स्टेट पार्टीज के साथ मिलकर अलायंस बनाती है ताकि वो विनिंग कट ऑफ को क्रॉस कर पाए और गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो हम ये कह सकते हैं, इफ एनी नेशनल पार्टी फेल्स टू सिक्योर इट्स ओन मेजॉरिटी इन लोकसभा, देन इट्स फॉर्म एन अलायंस विद स्टेट पार्टीज। आए समझ? तो इसी के चलते 1996 के बाद से लगभग हर एक स्टेट पार्टी को किसी नेशनल पार्टी के साथ या नेशनल लेवल की कोलिशन गवर्नमेंट के साथ अलायंस बनाने का मौका जरूर मिला है। इससे हमारे देश के फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में भी काफ़ी योगदान मिला है। मतलब इसकी वजह से हमारे देश का फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी पहले से और मजबूत हुई। मतलब इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारा जा सकता है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज को इन चैलेंजेस का सामना करना है जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़े थे, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज में कई सारे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। मतलब कई सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब जाके कोई पार्टी इन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएगी। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए एफर्ट्स लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं? अगर लगाए गए हैं तो वो कौन कौन से एफर्ट्स हैं जो कि लगाए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए? चलिए जानते हैं। Recent efforts to reform political parties। तो फर्स्ट रिफॉर्म जो कि लाया गया था वो ये था, The Constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties। मतलब आपको पता है कि पहले क्या होता था, जो MPs और MLAs होते थे वो पार्टीज बदलते रहते थे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते रहते थे, जिससे इनस्टेबिलिटी बनी रहती थी। तो इसी डिफेक्शन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया था और एक एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया था, जो कि ये कहता था कि अगर कोई एमपी और एमएलए पार्टी चेंज करता है तो उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, तभी वो पार्टी को चेंज कर सकता है। तो इसके चलते क्या हुआ, जो डिफेक्शन होता था, मतलब पार्टी की अदला बदली की जाती थी किसी लीडर के द्वारा, अब ऐसा होना कम हो गया है। लेकिन इससे एक नुकसान भी हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि अगर कोई एमपी और एमएलए लालच की वजह से नहीं बल्कि वास्तव में पार्टी की किसी परेशानी की वजह से पार्टी को चेंज करना चाहता है, तो ऐसा करना उसके लिए मुश्किल हो गया है। उसे उस पार्टी के दबाव में ही पार्टी के अंदर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पार्टी चेंज करेगा तो उसे अपनी सीट खोनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है, मतलब दूसरी चीज क्या हुई है, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। मतलब पहले क्या होता था, पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए क्रिमिनल्स को टिकट दे देती थी। तो इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा उसे एक एफिडेविट फाइल करना होगा, जिसमें उसे अपनी प्रॉपर्टी और उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है इसके बारे में डिटेल्स देनी पड़ेंगी। इस सिस्टम से फायदा भी देखने को मिला है, जो आम जनता है उसे भी कैंडिडेट की कई सारी इंफॉर्मेशन का पता चल पा रहा है। लेकिन इसमें भी एक कमी है कि कैंडिडेट के द्वारा जो दी गई जानकारी है वो सही दी गई है या गलत दी गई है, इस बात की पुष्टि करने के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है।
इसीलिए अभी भी ये विश्वास से नहीं कह सकते कि रिच और क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस कम हुआ है या नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट है, मतलब तीसरा जो चेंज लाया गया था वो ये था, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। मतलब इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये नेसेसरी कर दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टीज के अंदर इलेक्शन कराए। इसके साथ साथ ये भी जरूरी कर दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। पर अगर हम रियलिटी में देखें तो पार्टीज इंटरनल इलेक्शन कराती तो हैं, पर वो केवल फॉर्मेलिटीज ही होती हैं और कुछ नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस डिसीजन की वजह से पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी आ गई है। तो ये हैं 3 रिफॉर्म्स जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के लिए लाए गए हैं। नो डाउट इन तीनों एफर्ट्स की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है और पॉलिटिकल पार्टीज पहले से बेहतर हुई हैं। लेकिन स्टिल अभी भी कुछ कमियां हैं जो कि रिफॉर्म्स के बाद भी हैं, जिन पर काम किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई कि पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म लाए गए। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जो कि लाए नहीं गए हैं लेकिन लाए जा सकते हैं। हाल ही में कुछ ऐसे सजेशंस भी दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज इन सजेशंस को अपनाती हैं तो वे पार्टीज काफ़ी ज़्यादा बेहतर पार्टीज के रूप में उभर सकती हैं। तो वो सजेशंस कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। रीसेंट सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला सजेशन है कि एक ऐसा लॉ बनना चाहिए जिससे पार्टी के अंदर होने वाली सभी ज़रूरी चीज़ों को रेगुलेट किया जा सके। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए कंपलसरी होना चाहिए कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करे जिसके अंदर उसके सारे मेंबर्स की जानकारी हो। ये भी रेगुलेट किया जाना चाहिए कि पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। साथ में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो पार्टीज को देखे। अगर पार्टीज में कोई डिस्प्यूट होता है या विवाद होता है तो उस पर डिसीजन लेने का राइट अथॉरिटी के पास हो। और तो और पार्टी के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट होती हैं उनके लिए पार्टी के अंदर ही ओपन इलेक्शन होना चाहिए। सेकंड सजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि वे इलेक्शन टिकट का 1/3 हिस्सा वुमेन कैंडिडेट को दें। साथ में पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं उनमें भी फीमेल्स को कोटा मिले। थर्ड सजेशन है कि देश की गवर्नमेंट के फंड से पार्टीज को चुनाव खर्चों के लिए पैसा देना चाहिए। ये काम पेट्रोल, टेलीफोन, पेपर ये सब चीज़ें प्रोवाइड करके भी किया जा सकता है, या फिर गवर्नमेंट सीधे सीधे कैश भी दे सकती है। कितना कैश देना है इसका बेसिस ये हो सकता है कि पिछले इलेक्शन में उस पार्टी को कितनी सीट्स मिली थी। तो ये कुछ सजेशंस है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं। अगर या कभी इन सजेशंस को माना गया तो इन सजेशंस की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। इन सब के अलावा 2 और तरीके हैं जिनसे भी पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है। पहला ये है कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बनाएं। प्रेशर बनाने के लिए लोग पेटिशन फाइल कर सकते हैं, मीडिया का सपोर्ट ले सकते हैं, मूवमेंट्स कर सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स का सहारा ले सकते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगेगा कि अगर वो रिफॉर्म्स नहीं करती हैं तो वो अपने पब्लिक सपोर्ट को खो देंगी, तो वो रिफॉर्म्स को लेकर और सीरियस हो जाएंगी, मतलब रिफॉर्म लाने के लिए सोचने लगेंगे। ऐसा करके हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जो लोग वास्तव में पॉलिटिकल पार्टीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो दूसरों की अपेक्षा ना करके खुद ही पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करें। डेमोक्रेसी भी तभी अच्छी मानी जाती है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। अगर हम केवल बाहर से ही क्रिटिसाइज करते रहेंगे और इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो पॉलिटिकल रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल होगा। अगर हमें बुरी पॉलिटिक्स को हराना है तो इसका सही तरीका है कि अच्छी पॉलिटिक्स की जाए, जिसके लिए अच्छे लोगों का पॉलिटिक्स में जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप